हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। उसके पार्ट 7 के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एनक्लेस सीरीज़ को अपन पढ़ रहे हैं, एनक्लेस के सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये हमने तय किया है कि इस एनक्लेस सीरीज़ के थ्रू जितने भी एनक्लेस के एमसीक्यू है नॉर्थ सेट से पहले अपन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर एक अच्छे कंसेप्ट क्रिएट हो जाए। आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि बड़े एमसीक्यू को भी कैसे इजीली समझा जा सकता है, क्या एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, कैसे उसका जवाब देना है। जैसे आपका जॉब लगना प्रायोरिटी है तो एम्स दिल्ली क्या करता है, कुछ प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू पूछता है। वो एमसीक्यू जो है इस बुक से रिगार्डिंग रहते हैं ज़्यादातर एनक्लेस के। इसके अलावा कुछ बेसिक एमसीक्यू भी रहते हैं, तो वो तो सबके लिए कॉमन है, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, वो तो आप सब लोग इजीली पढ़ लोगे। लेकिन एनक्लेस के एमसीक्यू को समझने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। आप इस क्लास को लगातार लाइव अटेंड करें और कुछ नया लर्न कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़ सकें। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ए नर्स शुड इंटरप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज अर्ली एज साइन ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स इन क्लाइंट विथ चेस्ट ट्रोमा। मरीज को क्या हुआ है, चेस्ट पे ट्रॉमा हुआ है और उस मरीज को क्या है, न्यूमोथोरेक्स का एज अर्ली एज साइन क्या आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी मरीज को चेस्ट पे ट्रॉमा हुआ है, उसी मरीज को न्यूमोथोरेक्स हुआ तो उसके अंदर क्या सिम्टम रहता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है डिमिनिश्ड बाइलेटरल ब्रीथ साउंड, ऑप्शन बी कह रहा है मफल्ड हार्ट साउंड आता है, ऑप्शन सी कह रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है मरीज को, ऑप्शन डी कहता है ट्रेकियल डेविएशन हो जाता है मरीज के अंदर। तो न्यूमोथोरेक्स होता क्या है, एयर कहाँ आ जाती है, एयर फिल्ड इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर जो है एयर का फिल्ड होना क्या कहलाता है, न्यूमोथोरेक्स कहलाता है। अगर यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो अपन हीमोथोरेक्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर पस का फॉर्मेशन हो जाए प्लूरल कैविटी के अंदर तो उसको अपन पायोथोरेक्स बोलते हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड है और इसके लिए जो एक कॉमन ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीजर किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं आईसीडी, है ना। आईसीडी जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम को जो अपन पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, पायोथोरेक्स वाली कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब भी मरीज़ के अंदर न्यूमोथोरेक्स होता है तो मरीज़ के अंदर सबसे पहले क्या सिम्टम आता है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। एज अर्ली साइन पूछा है, एज अर्ली एज का पूछा है, इसका मतलब फर्स्ट सिम्टम बताना है आपको कि न्यूमोथोरेक्स होते ही मरीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, ये बताना है। तो जो ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मरीज़ के अंदर सबसे पहले क्या सिम्टम अपने को दिखाई देगा, मरीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, क्योंकि जैसे ही प्लूरल कैविटी के अंदर एयर आती है तो ये लंग्स को एक्सपांड नहीं होने देगी। और नॉर्मली प्लूरल स्पेस के अंदर एयर नहीं रहता है, एयर कहाँ पे रहता है, लंग्स के अंदर रहता है, और वो लंग्स के ऊपर भर गया तब लंग्स को वो एक्सपांड नहीं होने दे रहा है। और जब लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में मरीज़ के अंदर सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, मरीज़ के अंदर डिस्निया होगा, उसके मरीज़ की SpO2 फॉल होने लग जाती है। तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट करती है कि मरीज़ के अंदर क्या है, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना, ये क्या है, एज अर्ली साइन, यानी कि फर्स्ट सिम्टम आता है मरीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम। मरीज़ के अंदर जो है न्यूमोथोरेक्स वाले मरीजों के अंदर हार्ट ये ब्रीथ साउंड क्या हो जाती है, अपसेंट होती है, डिमिनिश्ड नहीं होती है, बिल्कुल अपसेंट हो जाती हैं। मफल्ड हार्ट साउंड कब आएगी, जब मरीज़ के अंदर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तब आएगी, लंग्स के प्रॉब्लम में मफल्ड साउंड नहीं आती है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ट्रेकियल डेविएशन। ये ट्रेकियल डेविएशन जो है अगर लंबे टाइम तक मरीज़ के अंदर न्यूमोथोरेक्स जैसी कंडीशन रहती है, जैसे मान लो यूनिलेटरली एक साइड अगर लंग्स के अंदर जो है न्यूमोथोरेक्स हुआ है, वहाँ से ये जो है लंग्स वो प्रेस हो रहा है दूसरी तरफ, तो ट्रेकिया का डेविएशन कर सकता है। लेकिन वो कब, तब जब लंबे टाइम तक उसके अंदर रहे तब। ये फर्स्ट सिम्टम नहीं है। न्यूमोथोरेक्स वाले मरीजों के अंदर ट्रेकियल डेविएशन हो सकता है, लेकिन यूनिलेटरल न्यूमोथोरेक्स वाले कंडीशन के अंदर होता है। और दूसरा वो कब, जब वो मरीज़ के अंदर न्यूमोथोरेक्स लंबे टाइम से है एक लंग्स का, ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रेकिया का डेविएशन होता है, नॉर्मली नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड सजेस्ट न्यूमोथोरेक्स इन ट्रोमा विक्टिम। मरीज़ के अंदर कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट कर रही है कि मरीज़ के अंदर न्यूमोथोरेक्स हो चुका है, ये भी क्या है, न्यूमोथोरेक्स के सिम्टम्स से MCQ बना है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है प्रोनाउंस्ड क्रेकल साउंड, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इंस्पिरेटरी विजिंग साउंड, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है डलनेस ऑन परकशन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है अपसेंट ब्रीथ साउंड। तो मैंने आपको बोला था मरीज़ के अंदर जब भी न्यूमोथोरेक्स होगा मरीज़ के अंदर फर्स्ट सिम्टम आएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, दूसरा जब भी अपन जो है ब्रीथ साउंड असेस करेंगे तो वो ब्रीथ साउंड क्या आती है, अपसेंट आती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्रैकल साउंड किसके अंदर आता है, जब मरीज़ के अंदर पल्मोनरी इडीमा होता है। मरीज़ के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी इडीमा होता है जब
फ्लूइड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा जो है लंग्स के अंदर हो जाता है तो अपने को साउंड कैसी आती है, क्रैकल साउंड आती है। और विजिंग साउंड कौन से मरीजों के अंदर रहती है, जो मरीज़ किसके होते हैं, अस्थमा वाले जो मरीज़ रहते हैं उनके अंदर विजिंग साउंड रहती है। तो इसका आंसर क्या है, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, A 21-year-old male client is transported by the ambulance to the emergency department after a serious automobile accident. He complained of a severe pain in his right chest where he struck the steering wheel, which is the primary client goal this time. ऐसी कंडीशन में आपका प्रायोरिटी पूछा है आपसे ही, ऐसी कंडीशन के अंदर आपका प्राइमरी गोल क्या रहेगा। जो मरीज़ क्या है, 21 साल का बच्चा है, उसका क्या हुआ है, सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उसको क्या कंप्लेन है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है राइट साइड में, और क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा उस गाड़ी की स्टीयरिंग जो होती है उससे उसको स्ट्रक हुआ है। और ऐसी कंडीशन में आपका प्रायोरिटी गोल क्या रहेगा, मरीज़ को क्या है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और राइट साइड चेस्ट पे क्या है, स्टीयरिंग से उसको लगी है और इमरजेंसी के अंदर लेके आए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। यही प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही प्रायोरिटी होती है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है रिड्यूस द क्लाइंट एंजाइटी। सबसे पहले आप क्या करोगे, मरीज़ को बिठा के उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे और उसकी एंजाइटी को कम करोगे। ऑप्शन बी कह रहा है मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। मरीज़ के अंदर ऑक्सीजन का क्या करेंगे, एडिक्वेट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है डिक्रीज चेस्ट पेन। और ऑप्शन डी कह रहा है मेंटेन एडिक्वेट सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। आप ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ये चारों ऑप्शन में से आपको पहले आंसर देना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, मरीज़ के अंदर ऑक्सीजन क्या करना है, मेंटेन करनी है, ऑक्सीजन का एडिक्वेंसी आपको मेंटेन करनी है। पेन क्या है, सेकेंडरी मैनेजमेंट रहता है, मरीज़ का पेन कम करना अपना क्या है, सेकेंडरी मैनेजमेंट है। मरीज़ पेन के साथ आया है तो आपको क्या करना है, पेन को कम नहीं करना है। मरीज़ को क्या है, चेस्ट पे ट्रॉमा हुआ है तो उस मरीज़ के अंदर जो है सबसे पहले आपको उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस को देखना है और मरीज़ के ऑक्सीजन एडिक्वेट बॉडी के अंदर सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको उस चीज़ को पहले मेंटेन करना है। एंजाइटी बाद में रिड्यूस करवानी है, पेन भी बाद में रिड्यूस करवाना है। पहले आपको क्या करना है, मरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेशन बराबर हो रहा है या नहीं, उसको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट MCQ अपना, A client undergoes surgery to repair lung injury. Post-operative order include the transfusion of 1 unit packed red blood cell at the rate of 60 ml per hour. How long would this transfusion take to infuse? मरीज़ को क्या है, आप 60 ml पर हावर से अगर 1 यूनिट PRBC दे रहे हैं, PRBC का मतलब होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल आप दे रहे हैं। मरीज़ क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव है, उस मरीज़ को क्या था, लंग्स की इंजरी थी, पोस्ट ऑपरेटिव मरीज़ आपके पास आ रहा है और उसको 60 ml पर हावर से आप PRBC दे रहे हैं, तो कितने घंटे में आप ख़त्म कर दोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी अपन 1 यूनिट PRBC की जो है PRBC की जो अपन एक यूनिट के अंदर वॉल्यूम पढ़ते हैं, जो बुक के अंदर लिखा है वो क्या है, 300 से लगाकर 350 ml के बीच में लिखा रहता है। एवरेज वैल्यू लिखी रहती है बुक के अंदर 300 से 350 ml का। लेकिन जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो जो ब्लड का जो प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर पैकिंग आती है PRBC की, तो हर यूनिट की अलग अलग वॉल्यूम रहती है, उसके अंदर वॉल्यूम मेंशन होता है और अपने को क्रॉस मैच करने के बाद में, क्रॉस चेकिंग करने के बाद में उस वॉल्यूम को अपने को मेंशन करना होता है कि कितना वॉल्यूम आपने ब्लड को जो है मरीज़ को ट्रांसफ्यूज़ किया है PRBC के अंदर। तो उसका जो ऊपर लिखा रहता है, किसी के अंदर 257 ml आता है, किसी के अंदर 262 आता है, किसी के अंदर 270 ml आता है, किसी के अंदर सिर्फ 240 ml ही आता है। मैंने आज तक कभी भी हॉस्पिटल के अंदर 300 ml से अबोव कभी भी ब्लड प्रोडक्ट को देखा नहीं है। तो जो बुक की नॉर्मली वैल्यू रहती है उसी को अपने को सही समझना है। अगर आप 60 ml पर आवर से इस वॉल्यूम को दे रहे हो तो आपने एक कंसेप्ट अच्छे से समझ रखा है कि PRBC को हमेशा ट्रांसफ्यूज कितने टाइम में कर देनी होती है, 4 to 6 आवर के अंदर। अगर आप 4 घंटे के अंदर कर दे तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा लंबा खींचते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तो ऐसी कंडीशन के अंदर RBC का हीमोलाइसिस हो जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड प्रोडक्ट होते हैं उनको एक फिक्स टेम्परेचर पे स्टोरेज किया जाता है। और जब भी आप ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए बेड साइड लाते हो तो कई बार जो है ब्लड वार्मर भी अपन यूज़ करते हैं, लेकिन उसको क्या करना होता है, आपको उसको 4 to 6 आवर के अंदर आप अगर ट्रांसफ्यूज नहीं करते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर हीमोलाइसिस होता है RBC का, एक्सेस RBC ब्रेकडाउन होती है और मरीज़ के अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब भी आप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तब, क्योंकि जब भी सेल का ब्रेकडाउन होता है तो सेल के अंदर वाला पोटेशियम बाहर आता है
और वो बाहर जब भी आएगा तो मरीज़ के अंदर क्या होगा, हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन हो जाएगी अगर आप लंबे टाइम तक उसको खींचे जा रहे हो, जल्दी ट्रांसफ्यूज नहीं करते हो तो जो मरीज़ के अंदर आपको क्या करना है, अगर आप 60 ml पर आवर से दे रहे हो तो 4 घंटे का क्या है बेस्ट टाइम है, 4 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना है, लेकिन 6 घंटे से लंबा नहीं खींचना होता है। नेक्स्ट MCQ है आपका, द प्राइमरी रीजन फॉर इन्फ्यूजिंग ब्लड एट द रेट ऑफ 60 ml पर आवर इज़ टू बी हेल्प प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो 60 ml पर आवर से क्यों देते हो, इसका प्राइमरी क्या रीज़न है ना। प्राइमरी जो प्रिवेंट किस चीज़ को आप प्रिवेंट करने के लिए 60 ml पर आवर से लगाते हो, ब्लड को जल्दी क्यों नहीं देते या इससे भी ज़्यादा टाइम क्यों नहीं खींचते हो, इसका क्या रीज़न है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आप एम्बोलाई फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट कर रहे हो। ऑप्शन बी कह रहा है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होने से प्रिवेंट कर रहे हो। ऑप्शन सी कह रहा है रेड ब्लड सेल का हीमोलाइसिस को प्रिवेंट कर रहे हो। ऑप्शन डी कह रहा है एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप जो है 60 ml पर आवर से। और इस MCQ का आंसर आप सब लोग सी देंगे, इसका मुझे पक्का विश्वास है, और ये इसका सबसे खोटा जवाब है, क्योंकि जहाँ भी एनक्लेस के MCQ अंदर जो ट्रिक होती है यही समझने वाली यह बात है। आप लोगों को, हम लोगों ने क्या किया है, बुक के अंदर ये पढ़ा है कि 4 to 6 आवर के अंदर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना है, नहीं तो हीमोलाइसिस होता है। और हमने जैसे ही ट्रांसफ्यूजन का नाम देखा और सीधा अपने आंसर कौन सा टिकाते हैं अपन जा करके कि रेड ब्लड सेल का हीमोलाइसिस हो जाता है, इसीलिए हम जो है 60 ml पर आवर से देते हैं। तो ये आंसर सबसे ज़्यादा खोटा है। एलर्जी प्रिवेंट करने के लिए जो है अपन नहीं करते हैं, क्योंकि अपन पहले से ही क्रॉस मैच करने के बाद में लगाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तब। और एम्बोलाई फॉर्मेशन होगा ऐसा अपना टारगेट नहीं होता है। जब भी किसी मरीज़ के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हम ये सस्पेक्ट नहीं करते हैं कि ये जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो मरीज़ के अंदर एम्बोलाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अपन जो है जैसे अपने पास ब्लड आया और हमने फास्टली अगर मरीज़ को दे दिया, मान लो मरीज़ के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई ब्लड की, लेकिन उस मरीज़ के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अपनी बॉडी के अंदर जो लिमिट वॉल्यूम आगे चल रहा है वो एक रिदम बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर आप एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड डाल दोगे तो उसके बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ा हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं 60 ml पर आवर से देते हैं। तो अपना प्राइमरी जो अपन जिसका प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन किसका करते हैं अपन, कि मरीज़ के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड नहीं हो, इसलिए अपन 60 ml पर आवर से लगाते हैं। लेकिन अगर 4 to 6 हॉर वाला कंसेप्ट आता है, वहाँ पे क्या अपन जवाब देते हैं कि रेड ब्लड सेल जो है इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो, इसीलिए हम जो है 6 घंटे से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में टाइम नहीं लेते हैं। तो उसमें आपको ऐसा जवाब देना है। अगर ऐसे आपको पूछे तो आपको जवाब ऐसा देना है, इस चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट MCQ, a client has been on automobile accident and nurse is assessing the client possible pneumothorax. The nurse should assess the client for. मरीज़ को क्या है, एक्सीडेंट हुआ और आपने क्या है, पॉसिबल जो है आपने सोचा है कि मरीज़ के अंदर क्या है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, तो आप मरीज़ के अंदर क्या असेस करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है सडन शार्प चेस्ट पेन होगा मरीज़ को। ऑप्शन बी कह रहा है विजिंग ब्रीथ साउंड ओवर द अफेक्टेड साइड आएगा, जिस तरफ न्यूमोथोरेक्स हुआ उस तरफ विजिंग साउंड आएगा। ऑप्शन सी कह रहा है मरीज़ के अंदर क्या है, हेमेप्टाइसिस होगा, कफ के साथ में ब्लड आएगा, उसको अपन बोलते हैं हेमेप्टाइसिस। और एक वर्ड होता है हेमेटेमेसिस। तो हेमेटेमेसिस का मतलब होता है आपके स्टमक से ब्लड आ रहा है, यानी कि वोमिटिंग के साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो वो हेमेटेमेसिस है, और अगर आपके कफिंग के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसको हेमेप्टाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा आ रहा है साइनोसिस। तो साइनोसिस क्या है, मरीज़ के अंदर हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स वाले मरीजों के अंदर साइनोसिस हो सकता है, लेकिन ये लेटर ऑन कंडीशन में होगा, हाथों हाथ नहीं होगा। हेमेप्टाइसिस मरीज़ के अंदर नहीं होता है। और विजिंग साउंड किसके अंदर रहती है, अस्थमा वाले मरीजों के अंदर रहती है, न्यूमोथोरेक्स में नहीं रहती। न्यूमोथोरेक्स के अंदर तो ब्रीथ साउंड खुद ही एब्सेंट हो जाते हैं। ऑप्शन ए जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। मरीज़ को क्या है, सडन एंड शार्प चेस्ट पेन होता है। न्यूमोथोरेक्स वाले मरीजों के अंदर क्या होता है, जैसे ही एयर फिल्ड होती है प्लूरल स्पेस के अंदर, मरीज़ को पेन होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ब्रीथ साउंड एब्सेंट हो जाती है। ऐसी कंडीशन जो है न्यूमोथोरेक्स के साथ में रहती है। तो इसका आंसर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना है, द फिजिशियन हैज़ इंसर्टेड ए चेस्ट ट्यूब इन द क्लाइंट विथ न्यूमोथोरेक्स, द नर्स शुड इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द चेस्ट ट्यूब। मरीज के न्यूमोथोरेक्स हुआ, अब उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने क्या किया है, ICD डाला है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम डाला है, या इसको वाटर सेल ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हो आप, डाला है। अब उसका वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए आप क्या देखते हो। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन,
हमने ये आईसीडी ऑक्सीजन इंसर्ट करने के लिए डाला है। ऑप्शन बी कह रहा है टू प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ लंग्स स्कार टिश्यू, मरीज के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर स्कार टिश्यू को प्रमोट करने के लिए हमने आईसीडी डाला है। ऑप्शन सी कह रहा है टू इंसर्ट एंटीबायोटिक इनटू द प्लूरल स्पेस, तो प्लूरल स्पेस के अंदर एंटीबायोटिक देने के लिए हमने जो है आईसीडी डाला है। ऑप्शन डी कह रहा है टू रिमूव एयर एंड फ्लूइड, तो न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स और पायोथोरैक्स का ट्रीटमेंट करने के लिए अपन देते हैं। तो जो आंसर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आईसीडी हमने क्यों डाला है, मरीज को न्यूमोथोरैक्स है तो उसकी एयर को रिमूव करने के लिए हमने जो है आईसीडी डाला और यही एकमात्र इसका ट्रीटमेंट होता है। जब भी मरीज़ के अंदर न्यूमोथोरैक्स होता है तो इमरजेंसी में क्या होता है, पल्मों के जो डॉक्टर रहते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं, मरीज़ के अंदर आईसीडी का इंसर्जन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को लगातार इस सेशन को अटेंड करते रहना है, लगातार कुछ नया लर्न करते रहना है, तभी आप अपने सिलेक्शन के पास जा पाओगे। आपको जो है हर इधर उधर से बहुत सारा मोटिवेशन देने वाले दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ाई से सिलेक्शन होता है, ये बात क्या है, यूनिवर्सल है, इसीलिए आपको पढ़ते रहना है। हमेशा थोड़ा पढ़े लेकिन लगातार पढ़े। एक महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अभी से पढ़ाई स्टार्ट की है तो आप आराम से सारा सिलेबस कर सकते हो, इतना बर्डन सिलेबस का अपना नहीं रहता है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।